नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं गणित की शिक्षण विधियों के प्रश्न। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 1 से कर रहे हो या लेवल 2 से कर रहे हो, और उसमें गणित आपका विषय है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित की शिक्षण विधियों के प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आज की सीरीज़, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है और आपको वीडियो देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है। ऐसे ही शिक्षण विधियों के या अन्य कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। पहला प्रश्न है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है। जब किसी नए प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? चारों में से सही उत्तर देना है कि जब आप कोई नया प्रश्न करने जा रहे हो तो सबसे उत्तम विधि, सबसे सही विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि होती है, आप सभी जानते होंगे, आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर। मतलब किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें उसके उदाहरणों को करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है आज का, सामान्य से विशिष्ट की ओर यह सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है ये। सामान्य से विशिष्ट की ओर यह सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर यह नियम जो लागू होता है वो होता है निगमन विधि में। ध्यान रखिएगा, अगर आप सामान्य से विशिष्ट की ओर पूछा जाए तो यह नियम लागू होता है निगमन विधि में। लेकिन ठीक इसका अपोजिट अगर पूछ लिया जाए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में लागू होता है तो वो होता है आगमन विधि में। ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। यह किसने दी है परिभाषा? नेपोलियन ने, हिटलर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो परिभाषा दी है इम्पॉर्टेंट है, ये दी है नेपोलियन ने। फिर चौथा प्रश्न है, विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है। विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है आगमन विधि को, निगमन विधि को, संश्लेषण विधि को या स्वाध्याय विधि को? तो सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि विश्लेषण विधि की पूरक विधि होती है संश्लेषण विधि। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि एक दूसरे की पूरक हैं। इसी तरह आगमन विधि और निगमन विधि भी एक दूसरे की पूरक हैं। विश्लेषण विधि में बच्चों को जो सिखाया जाता है वो खंड करके किसी भी चीज़ के, किसी भी एक टॉपिक को या किसी भी एक सूत्र को उसके खंड के ही पार्ट करके उसको सिखाया जाता है। और संश्लेषण विधि में ठीक इसका अपोजिट है कि उन खंडों को एकत्रित करके फिर से एक रूप में करके सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक गणित है, नापतोल करना, क्षेत्रफल, समय या उपरोक्त सभी? तो क्रियात्मक गणित होगा ये सभी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, सूत्र प्रणाली का दोष है। यह रटने पर आधारित है, बाल केंद्रित नहीं है, इसमें समझ को कम महत्व दिया जाता है, उपरोक्त सभी। सूत्र प्रणाली पूछा है, हम सूत्र प्रणाली किस प्रणाली को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं निगमन विधि को। तो इसका दोष पूछा गया है, रटने पर आधारित है, यह भी सही है क्योंकि सूत्र हमेशा हमें रटने ही पड़ते हैं। यह बाल केंद्रित नहीं है, यह सही है, और इसमें समझ को कम महत्व दिया जाता है। मतलब हमें सूत्र को रटना होता है और उसी के आधार पर प्रश्न या समस्याएं हल की जाती हैं, इसमें समझ को कम महत्व दिया जाता है। तो इस प्रणाली का दोष हो जाएगा सूत्र प्रणाली का, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि क्या है यह बताना है। उदाहरण द्वारा समस्या को हल करना, नियमों द्वारा समस्या को हल करना, समस्या को छोटे छोटे भागों में करके हल करना, या खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना।
तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि होती है खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना, मतलब समस्या को छोटे छोटे भागों में करके हल करना, ये होती है विश्लेषण विधि। और ठीक इसका अपोजिट, उस खंडों को फिर से एकत्रित करके पूर्ण रूप से उस समस्या को समाधान करना, तो ये होती है संश्लेषण विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करके हल करना। 8वां नंबर का प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? मतलब गणित की जो भी शाखाएं हैं सबसे प्राचीनतम कौन सी है? रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा है अंक गणित। गणित विषय की विशेषता क्या है? तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता या शुद्धता या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, गणित विषय की ये सभी विशेषताएं हैं। तर्कपूर्णता भी होती है, परिणामों की निश्चितता भी होती है और शुद्धता भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने दिया है? शिक्षण के उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने दिया है? हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने, ब्लूम ने या स्किनर ने? तो शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण दिया है ये सभी जानते हैं, ये दिया है बीएस ब्लूम ने। इसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों में किस चीज़ को नकारा है, किस चीज़ को मना किया है, वो है बुद्धि। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में किस चीज़ को अवॉइड किया गया है, मतलब जिसको नकारा गया है, वो है बुद्धि। ब्लूम ने माना है कि बुद्धि नामक ऐसा कोई तत्व नहीं होता है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। गणित का मानसिक सिद्धांत किसने दिया है? प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने या विलियम जेम्स ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो। फिर है 12 नंबर का प्रश्न है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किस विषय के साथ होता है? इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, सभी जानते हैं कि गणित का सबसे अधिक संबंध किसके साथ होता है? गृह विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी या सामाजिक ज्ञान? तो गणित का सबसे जो क्लोज संबंध होता है वो होता है विज्ञान के साथ। 13 नंबर का प्रश्न है, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? हर्बर्ट से, मॉरिसन से, अरस्तु से, प्लेटो से? तो सभी जानते हैं इकाई उपागम किसने दिया है? तो ये दिया है मॉरिसन ने, ध्यान रखिएगा। और मॉरिसन कौन थे? एक गणितज्ञ थे। 14 नंबर का प्रश्न है, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। ये कथन किसका है? ये भी एक परिभाषा है, एक स्टेटमेंट दी हुई है। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वो पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यह किसने कहा था? प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, किलपैट्रिक ने? तो ये किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, ये कहा था प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? किस विधि के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो स्थायी रूप लेता है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अनुकरण विधि या प्रयोजना विधि? तो सही आंसर बताएं इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो स्थायी रूप लेता है। और विश्लेषण विधि कौन सी है? जिसमें चीज़ों को विभिन्न भागों में या विभिन्न खंडों में करके सिखाया जाता है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 3 अक्टूबर, 22 दिसंबर या 21 जून को? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। पाई का मान 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया है? पाई का मान सभी जानते हैं गणित में क्या होता है? 3.1416 या 22/7 होता है। तो ये किसने किया था इसका प्रतिपादन? आर्यभट्ट प्रथम ने, श्रीनिवास रामानुज ने, रोजर बेकन ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो इसका जो सही आंसर है ये किया था आर्यभट्ट प्रथम ने। 80 नंबर का प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा प्रयोग किसने किया है? गणित के शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग किसने अच्छा किया है? मारिया मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, हेनरी कोल्डवेल कुक या फ्रॉबेल?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक। ध्यान रखिएगा, खेल विधि का प्रतिपादन वैसे पूछा जाए तो फ्रॉबेल ने किया है, लेकिन इसने पूछा है क्वेश्चन में गणित शिक्षण में सबसे अच्छा प्रयोग किसने किया है, तो ये आएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक ने किया है। 90 नंबर का प्रश्न है, जे.एल. मैरोनो का संबंध किस विधि से है। जे.एल. मैरोनो का संबंध किस विधि से है, व्यक्ति अध्ययन विधि, समाज मिति विधि, प्रश्नावली विधि या सूक्ष्म शिक्षण विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का समाज मिति विधि। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 20 है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित हो पर लिखी जाती हैं, मतलब किस विधि पर आधारित होने पर लिखी जाती हैं। प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या प्रदर्शन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि, मतलब इस विधि पर आधारित होकर लिखी जानी चाहिए। 21 नंबर का प्रश्न है, गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है। गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, सरल से सरल की ओर या कठिन से कठिन की ओर। तो सभी जानते हैं कि गणित की जो पद्धति है, मतलब गणित का जो करने का तरीका है वह किससे चलता है, सरल से कठिन की ओर चलता है। मतलब पहले शुरुआत में कोई भी आप गणित में कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो वह शुरू के स्टार्टिंग में सरल लेवल से और कठिन लेवल तक सिखाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है। प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें पूछा है बालक केंद्रित विधि नहीं है, तो ये होगी व्याख्यान विधि। सभी जानते हैं पहले के समय में स्कूलों में यही चलती थी कि एक अध्यापक, एक टीचर आगे मतलब खड़े होकर बच्चों को व्याख्यान लेक्चर देता था, प्रवचन देता था और बच्चे सिर्फ सुनते रहते थे। और अध्यापक अपना लेक्चर देके चला जाता था और बच्चों का उसमें कोई रोल नहीं होता था, जिसमें इसलिए ये विधि जो है बालक केंद्रित नहीं है। गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का क्या अंग है, संख्या चर, ये संख्या चर है, ये संख्या चर, सूत्र, संकेत या उपरोक्त सभी। तो गणित की भाषा के अंग ये सभी हैं, संख्या चर भी होता है, सूत्र भी होते हैं और संकेत भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और एक बार में समझ में आए 2 बार करें, क्योंकि गणित का जो स्तर है वो प्राथमिक स्तर पर अलग होता है और उच्च स्तर पर अलग होता है उसका। जैसे पूछा है गणित का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या धार्मिक। तो प्राथमिक स्तर पर जो महत्व होता है गणित का वो सिर्फ सामाजिक होता है, ध्यान रखिएगा। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है, उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का, शिक्षण विधियों का या प्रगति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी चैनल के बारे में पता चले। और जो लोग वीडियो को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं और शेयर करते हैं, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट करने से, आपके देखने से, लाइक करने से मुझे हौसला मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट मैटर लेके आ सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।